अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शमसुल आमीन एंड वेलकम टू बूम अकेडमी ऑनलाइन कैंपस। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, वर्क एंड एनर्जी ऑफ फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्क। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एडवांस तक जाएंगे और सारे के सारे ट्रिक्स और एमसीक्यूज जो है कवर करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि वर्क हमारे पास बराबर है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। सही है। अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, आप मास m, इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, सो हम कहेंगे कि W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। ये थीटा जो है ये एंगल है हमारे पास बिटवीन फोर्स एंड डी, जो ऊपर की केस में हमारे पास क्या है, ऊपर की केस में हमारे पास 0 डिग्री है। इसके डिफरेंट केसेस है, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पढ़ते हैं इसका यूनिट। अगर हम फार्मूला को देख ले, W हमारे पास बराबर है W इज इक्वल टू एफ टी। अगर हम SI की बात कर ले तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और डिस्टेंस का हमारे पास जो है, डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या है, मीटर है। न्यूटन मीटर हमारे पास वर्क का यूनिट है। इसे हम जूल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जूल। 1 जूल हमारे पास बराबर है 1 न्यूटन मीटर। अगर हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है एक बॉडी M पर और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 1 मीटर, ये जो काम हुआ है ये काम हमारे पास कितना हो गया, ये काम हमारे पास हो गया 1 जूल। 1 जूल हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास एक यूनिट हो गया। दूसरा, अगर हम SI के बजाय, ये हमारे पास था SI सिस्टम, अगर SI के बजाय CGS सिस्टम में बात कर ले तो वहाँ पर हम फोर्स को डाइन में मेजर करते हैं और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम कवर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और इसको हम कहते हैं ERG। और 1 ERG हमारे पास बराबर है 1 डाइन इंटू मीटर, यानी डाइन सारी सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, ERG। अब ऐसा यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर हो गया या जूल हो गया, और CGS सिस्टम में हमारे पास यूनिट क्या हो गया, दैट इज़ 1 ERG। सही है। अब अगर इन दोनों की रिलेशन की बात कर ले तो 1 जूल हमारे पास बराबर है, ये आप लोग याद कर ले कि 1 जूल हमारे पास बराबर है 10⁻⁷ ERG। सही है। ये हमारे पास रिलेशन है। अगर हम बात कर ले डायमेंशन की, तो डायमेंशन भी हम उस ऊपर फार्मूले से फाइंड कर देते हैं। W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स का हमारे पास डायमेंशन है MLT⁻⁻², और L जो है हमारे पास डायमेंशन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, हमारे पास आ गया ML2T⁻⁻²। याद रखें कि वर्क का जो डायमेंशन है वो हमारे पास टार्क का भी हमारे पास क्या है, बराबर है। इसी तरह ये बराबर है एनर्जी का, ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी का, और ये बराबर है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये हमारे पास बराबर है mc² का। इन सब चीज़ों की डायमेंशन जो है हमारे पास क्या होगी, इन सब चीज़ों की डायमेंशन हमारे पास सेम होगी। अब अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है एक बॉडी पर, तो हमारे पास 2 टाइप्स का वर्क होगा। अब ये टाइप्स ऑफ वर्क जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द फोर्स। ये अगर हमारे पास ये फोर्स कांस्टेंट होगा तो उसको हम कहेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो हम इसको कहेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है, इस पर हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो इसको हम कहेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसी तरह अगर हमारे पास एक रॉकेट है और जो ऊपर की तरफ उड़ता है हवा में, तो ये जो मोशन इसकी होती है, ये जो फोर्स होती है, ये हमारे पास इस केस में कांस्टेंट नहीं होती, ये हमारे पास वेरिएबल होती है। सही है। अगर हम बात कर ले कांस्टेंट फोर्स की, कांस्टेंट फोर्स,
सो जब भी हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होगा तो फोर्स का और वर्क का वही फार्मूला यूज होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी या डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। सही है। ये जो है हमारे पास ये एफ डी कास थीटा, ये एफ कास थीटा हमारे पास वो पोर्शन है जो हमारे पास इस डी की पैरेलल है। यानी अगर हमारे पास जो है इस बॉडी पर इस तरह फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो हम एफ़ का जो है एक्स कंपोनेंट कवर कर रहेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है। सो हम फोर्स का वो कंपोनेंट मेजर करेंगे जो हमारे पास इस डी के डायरेक्शन में होगा। सो हमारे पास वो ये वाला है एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास बराबर है एफ कास थीटा का। सही है। अब हमारे पास जो है सब कुछ जो है इस थीटा पर डिपेंड करती है। हमारे पास में जो है हमारे पास 3 केसेस है, 3 सिंपल केसेस हैं, एंड दीज केसेस आर बेस्ड अपॉन द एंगल थीटा। अगर हमारे पास ये थीटा है, ये अगर 0 की बराबर हो तो हमें पता है कि कास 0 हमारे पास बराबर है 1 की। अब ये किस तरह बराबर है, इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, बैंक ऑफ एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल पर पड़ी है कि ये एंगल्स हम लोग किस तरह कवर करेंगे। कास साइन टेंजेंट थीटा, कास 35, कास 45, कास 60, ये सारे एंगल्स का ट्रिक मैंने वहाँ पर बताया है। सो अगर हम W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा, यहाँ पर एंगल 0 है तो कास 0 हमारे पास 1 की बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी। अगर मैं एंगल पुट कर लूँ 90 डिग्री, सो W हमारे पास बराबर होगा W इज इक्वल टू एफ डी कास 90। W हमारे पास बराबर हो गया कास 90, और कास 90 हमारे पास बराबर है 0 की, तो यहाँ पर हमारे पास वर्क क्या होगा, वर्क जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0। अगर हम मैं थीटा के बजाय लिखूँ 90 के बजाय 180 डिग्री लिखूँ तो W हमारे पास आ जाएगा एफ डी कास 180, 180 माइनस 1 के बराबर है, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 एफ डी। सही है। अब ये देख ले, एक केस में हमारे पास आता है एफ डी, दूसरी में हमारे पास 0, थर्ड में हमारे पास क्या है माइनस एफ डी। सो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये है। सो वर्क हमारे पास मैक्सिमम होगा जब एंगल हमारे पास 0 होगी। सो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि वर्क विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एट वर्स्ट इफ इट इज़ 0। सो 0 डिग्री पर हमारे पास क्या होता है, वर्क हमारे पास मैक्सिमम होता है। जब हमारे पास एंगल 90 होता है तब हमारे पास वर्क 0 होता है। जब हमारे पास एंगल 180 होता है यानी एफ और डी अब अलग अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब हमारे पास नेगेटिव होगा। सो याद रखिए कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू और 0 में काफ़ी डिफरेंस है। लाइक हमारे पास जब नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास 0 है, राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव। सो वर्क मिनिमम कब होता है, मिनिमम तब होता है जब हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या आती हो माइनस एफ डी हो। मैक्सिमम तब होगा जब वैल्यू एफ डी हो, और 0 तब होगा जब एंगल हमारे पास 90 हो। सो आप ये लोग याद रखें। अगर पूछे आपसे कि हमारे पास वर्क कब 0 होगा तब आप लोगों ने 90 बताना है। अगर पूछे कि वर्क मिनिमम कब होगा तब आप लोगों ने जो है एंगल 180 जो है बताना है। सही है। सो दिस इज़ जस्ट। अब अगर मैं इस केसेस की बात कर लूँ, ये तो हमारे पास प्रीवियस टॉपिक पड़ा है यहाँ पर कोलिजन वाला, सो लेट्स स्किप दिस। हाँ, अब अगर मैं 0 डिग्री की एग्ज़ाम्पल की बात कर लूँ तो ये अगर हमारे पास जो है जब हम मशीन से घास को काटते हैं तो क्या होता है, ये जो रोलर है हमारे पास इस पर इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर लेते हैं और इसी डायरेक्शन में ये मशीन ग्रास कटर जो होता है इसी डायरेक्शन में चलेंगे। सो इसी डायरेक्शन में डी है और इसी डायरेक्शन में एफ है। सो हमारे पास डब्ल्यू बराबर होगा एफ इंटू डी। सही है। अगर हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और वो हमारे पास 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर हमारे पास टोटल काम होगा। इसको हम 20 जूल भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास बराबर है वो, ये हमारे पास वो केस है जब एंगल हमारे पास क्या हो, जब एंगल हमारे पास 0 हो। इसी तरह अगर एक बंदा है एक्सरसाइज कर रहा है और वो जो है वेट उठा रहा है, इसने वेट उठा लिया, इस पर इसने अपवर्ड की डायरेक्शन पर फोर्स लगाई
और ये वेट जो है इसने यहाँ से ऊपर तक ले जाई। सो ऊपर की डायरेक्शन में जो बॉडी है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और ऊपर की डायरेक्शन में हमारे पास जो है बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस केस में भी डब्ल्यू बराबर होगा एफ डी का, क्योंकि यहाँ पर कास ज़ीरो लगाएंगे हम तो कास ज़ीरो हमारे पास क्या होगा, कास ज़ीरो हमारे पास 1 के बराबर है। अब ये हमारे पास जो है ये 180 डिग्री कब होगी, जब 180 डिग्री ये होगी जब हमारे पास ये बॉडी है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, फोर्स जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है। या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास काम जो है ये हमारे पास क्या है, निगेटिव है। या एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है और ये एक बॉडी नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आ रही है और हम इस पर ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, 180 डिग्री पर होंगे। सही है। इसी तरह जी ऊपर जो मैंने एग्जांपल दे दिया इसको अगर देख ले तो ये अगर एक लड़का है और ये एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये बॉडी जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ उठाता है तो अगर हम देख लें तो वेट ऑफ द बॉडी जो है, जो ग्रेविटी है हमारे पास ये नीचे की तरफ है। ग्रेविटेशनल वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे पास नीचे की तरफ है। अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर ले तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास नीचे की तरफ है और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस काम को हम क्या कहेंगे, इट विल बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये बॉय जो फोर्स अप्लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फोर्स, ये काम हमारे पास क्या होगा, ये काम हमारे पास पॉजिटिव होगा। सो फोर्स डिपेंड करता है, काम डिपेंड करता है कि आप कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो है एक केस आता है जिसको हम कहते हैं ज़ीरो वर्क, हमारे पास ये एक स्पेशल केस है जो आप लोगों ने याद रखना है, ज़ीरो वर्क। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फार्मूला में बताया कि वर्क हमारे पास बराबर है किस चीज़ का, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। सो वर्क कब मैक्सिमम ज़ीरो होगा, अगर ये F0 हो तो हमारे पास क्या होगा, वर्क ज़ीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो हमारे पास वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर ये कास थीटा से हमारे पास अगर वैल्यू ज़ीरो आती है तब हमारे पास क्या होगा, वर्क ज़ीरो होगा। सो देयर आर 3 केसेस, 3 केसेस हमारे पास इस तरह है, लाइक अगर F0 हो वर्क ज़ीरो होगा, या D0 हो तो वर्क ज़ीरो होगा, या कास थीटा की जो वैल्यू आती है वो ज़ीरो हो तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वर्क हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो कौन कौन से केसेस में हमारे पास जो है फोर्स ज़ीरो होता है। सो दिस इज़ वेरी रेयर केसेस। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर लें तो आइसोलेटेड सिस्टम फिजिक्स में हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि वो सिस्टम जिस पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती या फोर्स हमारे पास इस बॉडी पर ज़ीरो होती है। सो इस केस में हमारे पास जो है वर्क ज़ीरो होगा। सही है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इज़ दिस वन, जब डी हमारे पास ज़ीरो होती है। ज़ीरो हमारे पास कब होती है, ज़ीरो हमारे पास तब होती है जब हमारे पास बॉडी जो है सर्कल में मोशन करती है। फॉर एग्जांपल ये एक लड़का है, ये हमारे पास खड़ा है, उसने एक हाथ में बर्तन उठाया है या रस्सी है उसके इसके एंड पर उसने बाल लगाए, उस बाल को ये घुमा रहा है। अगर हम देख ले कॉमन बात कर ले तो हम कहेंगे यार ये तो कुछ काम कर रहा है, बाल को जो घुमा रहा है। लेकिन अगर हम इस बाल पर फोकस कर ले तो ये बाल यहाँ पर था, फिर इसने जब एक चक्कर लगाया दोबारा यहाँ पर आ गया, 3 चक्कर लगाए दोबारा आ गया, तो यहाँ से बाल स्टार्ट होकर यहाँ पर आ रहा है। इस केस में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है या S0 है या D0 है। सो अगर हम ऊपर के फार्मूला में F मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो कास थीटा लिखे तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क हमारे पास आएगा ज़ीरो। सही है। सो ये आप लोग याद रखें कि अगर बॉडी हमारे पास घूम रही है तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास जो है वर्क जो है ज़ीरो होगी। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस कि जब बॉडी सर्कल में मोशन करती है तब हमारे पास जो है ज़ीरो होती है। अब जो थर्ड है हमारे पास दैट इज़ कास थीटा। कास ज़ीरो हमारे पास बराबर है साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो और कास ज़ीरो हमारे पास बराबर है 1 की, और कास 90 हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, कास 90 हमारे पास बराबर है ज़ीरो की। सो जब हमारे पास एंगल 90 होगा वर्क हमारे पास क्या होगा, वर्क हमारे पास तब ज़ीरो होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है
जिसने सर पर बाल्टी उठाई है, इसने सर पर बाल्टी उठाई है, या इसने क्या किया है, इसने जो है हाथ में बाल्टी ली है, सर पर बाल्टी रखी है या हाथ में ली है, दोनों ईटा की एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर सर पर बाल्टी है और इस तरह चल रहा है तो ये देखें एस डायरेक्शन में है, और ये जो बकेट है हमारे पास, इस पर जो है ये फोर्स नीचे की तरफ है। या हाथ की बाल्टी की बात कर ले तो बॉडी जो है इस डायरेक्शन में चल रही है और बॉडी का फोर्स जो है ऊपर की तरफ है। तो दोनों केसेस में एंगल हमारे पास क्या है, 90 है, और cos 90 0 के बराबर है। सो वर्क हमारे पास 0 होगा। सो अगर हम फिजिक्स की बात कर ले, एक बंदे ने सर पर बाल्टी उठाई हुई है, वो भर भर के ला रहा है, तक रहा है, लेकिन फिजिक्स कह रहा है कि यहाँ पर जो है क्या है, बॉडी जो है काम नहीं कर रही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, 0 है, वो वही की वही सर पर पड़ी हुई है। सही है। सो दिस इज़ आपको एक जोक किस्म का है, लेकिन यही जोक्स जो है ये एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है। इसी तरह अगर एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा एक ट्रक खड़ा है, सपोज ट्रक की हम बात करें, चल रहे थे, ये हमारे पास एक ट्रक है, इस पर दो बॉयज़ जो है उसको धक्का लगा रहे हैं, लेकिन ये ट्रक जो है ये क्या कर रहा है, ये हिल नहीं रहा है, लेकिन इनकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्वीट्स बह रही है, उनको गर्मी लग रही है, वो काफ़ी वक्त से इनको इस ट्रक को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रक जो है लेने जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सो यहाँ पर हमारे पास हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसी वजह से वर्क जो है क्या होगा, 0 होगा। सो ये भी हमारे पास एक केस है। सही है। सो दीज आर द 3 केसेस। या इसके अलावा अगर आप कहें कि एक बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है एक दीवार पर, वो इस दीवार को पुश कर रहा है, लेकिन दीवार नहीं हिल रहा, डी हमारे पास 0 है, तो वर्क हमारे पास क्या होगा, वर्क हमारे पास होगा 0। सो दिस इज़ द फ्यू एग्जाम्पल, ये आप लोग याद कर ले, इन्हीं से एंट्री टेस्ट में आएंगी। अब अगर नॉन कंजर्वेटिव, अगर हम वेरिएबल फोर्स की बात कर ले, तो तब हमारे पास ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। ये फार्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास फोर्स क्या हो, जब हमारे पास फोर्स हमारे पास कांस्टेंट हो। अगर हमारे पास फोर्स जो है वो वेरिएबल हो, वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा हो, कंटिन्यूस ना हो, तब हम क्या करेंगे, हम जो है वही फोर्स लेंगे, लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, उसको हम छोटी छोटी पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये 2D जो है हम यूज़ करते हैं स्मॉल चेंज को। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है डेल्टा एस, तो हमारे पास ये बड़ा चेंज है। अगर हम इसके बजाय DS लिखे तो इसका मतलब ये होगा लिटिल चेंज हो। इससे घबराइए मत, ये आप लोगों को फिजिक्स में बार बार दिखाई देगा। ये डी जो है लिटिल चेंज के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। लाइक ये जो एफ था हमारे पास ये कांस्टेंट रहता है। अगर हमारे पास फोर्स जो है वो इस तरह है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में जो है हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं इस जगह को जूम कर लूँ तो ये हमारे पास इस तरह का दिखेगा। सो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि ये हमारे पास ये फोर्स जो है तब क्या है, कांस्टेंट है। सो हम हर पार्ट्स पर जो है एक पार्ट की अलग अलग सी फोर्स वर्क फाइंड करेंगे और फिर इन सारे वर्क्स को जो है ऐड करेंगे। सो ये मेथड जो है हम यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस के लिए, लेकिन एंट्री टेस्ट में इससे कोई ख़ास MCQs नहीं आती। अब एक और चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड। हमारे पास 2 किस्म की फील्ड्स होते हैं। एक फील्ड हमारे पास होता है कंजर्वेटिव फील्ड्स, और उसके अपोजिट में हमारे पास होता है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। कंजर्वेटिव फील्ड की जो फोर्स होती है उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की जो फोर्स होती है उनको हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो फील्ड की बजाय आप लोगों ने फिर जो है वो बाद में जो है वो लगा लेना है, क्या करना है, सिर्फ जो है फोर्स लगा लेना है। अब कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो फील्ड क्या है। सो याद रखिए कि कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास वो फील्ड है जिसमें हमारे पास वर्क होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ यानी अगर आप इस तरह काम कर रहे हैं, ACB पर जा रहे हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, या इस तरह जा रहे हैं या इस तरह जा रहे हैं, जिस रास्ते पर भी जाए, जिस रास्ते पर भी काम करे, वो सारा का सारा हमारे पास क्या होगा। अगर ये WA है, इसको मैं WB कहूँ, इसको मैं WC WD। सो WA बराबर होगा WB का, WB बराबर होगा WC का, WC बराबर होगा WD का। यानी मतलब ये है कि ये डिपेंड नहीं करता पाथ पर। कंजर्वेटिव फील्ड में जो है वर्क डिपेंड नहीं करता
पाथ पर, और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में जो है काम होगा वो हमारे पास क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। सही है। अब कंजर्वेटिव फील्ड्स जो फोर्सेस होते हैं उनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो आप लोगों ने 4 एग्जांपल मिनिमम याद रखने हैं। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या अगर फील्ड की बात कर ले तो फिर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। दूसरा हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर हमारे पास है इलास्टिक फोर्स या इलास्टिक फील्ड। और लास्ट हमारे आप लोग याद रखें मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। सो अगर फील्ड की बात कर रहे हैं तो फील्ड लिख के, अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो पाथ लिख के। इसी तरह नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो है इसमें जो फोर्सेस होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और ये वर्क जो है ये हमारे पास तब क्या होता है, ये वर्क हमारे पास होता है, वर्क हमारे पास होता है, इट इज़ पाथ डिपेंडेंट। अब हमारे पास ये क्या है, दिस इज़ लाइक फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स। इसके अलावा हमारे पास जो है विस्कस फोर्स है, हमारे पास एयर ड्रैग है, इसके अलावा टेंशन इन स्ट्रिंग और नॉर्मल फोर्सेस और प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट और प्रोपल्जन ऑफ मॉलिक्यूल, प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट प्लस मॉलिक्यूल दोनों की जो है ये नॉन कंजर्वेटिव होती है। सही है। सो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और इसकी एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है। इस तरह नॉन कंजर्वेटिव। सो अब सीक्वेंस में आप लोगों से जस्ट ही पूछेंगे कि पार्ट डिपेंडेंट किस में होती है, पार्ट इंडिपेंडेंट किस में होती है। दूसरे आप लोगों को कहेंगे कि एग्जांपल दिया होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फील्ड या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, याद रखें कि बुक में जो है इस पर MCQs होते, वो जो एग्जाम्पल गिवन है वो ग्रेविटेशनल का है, इसी वजह से ग्रेविटेशनल आप लोगों ने मस्ट याद रखना है। सही है। ये हमारे पास है पॉइंट A to B, B to C, C to D। सही है। यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लिया, ये डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है, ये जो है 2 मीटर डिस्टेंस है। फिर मैंने 10 मीटर फोर्स अप्लाई कर लिया, फिर मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लिया, और ये डिस्टेंस मैंने कवर कर ली। तो हमारे पास टोटल वर्क हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, टोटल वर्क हमारी ये देख ले। सही है। तो इसी तरह अगर ये दोबारा देखें, अगर मैं इसको एक और भी ऐड कर लूँ तो हमारे पास 10 न्यूटन ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया। अगर हम देख ले तो मैं इस पॉइंट से गया हूँ, इस पॉइंट तक आया हूँ, वर्क हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, W हमारे पास बराबर हो गया FD का। F जो भी है, लेकिन D हमारे पास 0 है, सो F मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। सो AC दोबारा इस पॉइंट पर जब मैं आया हूँ तो मैंने सारा का सारा काम जो है क्या है, 0 है। अब अलग अलग देख लेते हैं। टोटल वर्क हमारे पास बराबर है किस चीज़ का, ये हमारे पास हो गया W1, ये हमारे पास बराबर हो गया W2, ये हमारे पास बराबर हो गया W3, ये हमारे पास क्या है W4। अगर मैं इन सब को सम कर लूँ, अगर इससे 0 आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हमारे पास कंजर्वेटिव है, क्योंकि दोनों से 0 आ रहा है, दोनों सेम है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सो ये देखिए हमारे पास है W1, या W1 की बजाय मैं सीधा लिख लेता हूँ, ये हमारे पास अगर पॉजिटिव है सो मैं लिख लेता हूँ FD1 प्लस ऊपर की तरफ ये दूसरा बन जाएगा F2D2। ये देखें, ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स है और ये ऊपर वाला फोर्स जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो F1 और F3 जो है, ये F1 और ये F3 अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो हम लिखेंगे F3D3। और ये देख ले, ये हमारे पास अगर F2 है तो ये वाला माइनस F2 है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, चेंजेस है। सो हमारे पास ये वाला आ जाएगा माइनस F4D4। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, DD सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ FD प्लस FD माइनस FD माइनस FD। सो 2FD माइनस 2FD इज इक्वल टू 0। सो ये प्रूफ हो गया कि दोनों केसेस में अगर आप ये वाला पाथ फॉलो कर ले, ये वाला पाथ फॉलो कर ले, या सिंपली इस पॉइंट की बात कर ले, सो
दोनों में जो है वर्क हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क।